हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है मेरे नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी पार्ट संधारित्र तथा परावैद्युत पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आखिर में पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, और हमने देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का क्या फॉर्मूला आता है, C=ε0A/d। ये फॉर्मूला था एयर या फिर वैक्यूम के लिए। अब अगर इस प्लेट्स के बीच में एयर है तो ये फार्मूला हो गया, पर अगर कोई मीडियम हो इसके बीच में तो हमने उसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन निकाला था, Cm=Kc0। ठीक है, जहाँ पे C0 क्या था, ये वाला था। ठीक है, एयर और वैक्यूम के केस वाली धारिता, और Cm है जहाँ जब कोई मीडियम हो बीच में। ठीक है, यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम जानते हैं कि इससे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, εm/ε0। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसी मीडियम में परमिटिविटी, ठीक है, और अपॉन एयर या फिर वैक्यूम के लिए परमिटिविटी। ठीक है, ये होता है। साथ ही इसका एक और फॉर्मूला है क्या, FO या F0/Fm। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एयर या फिर वैक्यूम में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मीडियम में। ठीक है, तो ये हो गया। और अब यहाँ से क्या आ गया, Cm=Kc0। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, K=Cm/C0। ये हमको फॉर्मूला मिल गया, और हम रिलेटिव परमिटिविटी को K भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या आ गया, एक εm/ε0। ठीक है, एक आ गया εm/ε0, एक आ गया F0/Fm, और एक आ गया Cm/C0। ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी या फिर K के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, कहीं पे भी कोई सा भी यूज़ हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, देखो इसमें तो हम क्या करते हैं, एयर की परमिटिविटी से तुलना करते हैं, इसलिए इसमें ε0 नीचे आएगा। ठीक है, और εm ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, सबसे मैक्सिमम फोर्स होता है F0, यानी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर या फिर वैक्यूम में लगता है तो वो सबसे ज़्यादा वाला फोर्स होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे FO को ऊपर रखा गया है, और यहाँ पे Cm। ठीक है, किसी भी मीडियम के साथ में क्या होती है, धारिता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो Cm को ऊपर रखा गया है। तो ये याद करने का एक तरीका हो गया कि जो चीज़ बड़ी है वो ऊपर रहेगी। ठीक है, F0 ऊपर रहेगा, Cm ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका हो गया। तो अब हम आ जाते हैं संधारित्रों के संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अब हम आ जाते हैं, यानी संधारित्रों को जोड़ना, कि संधारित्रों को हम किस किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है मेन, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ना या फिर समांतर क्रम में जोड़ना, दो हमारे पास इसके संयोजन हमको पढ़ने हैं। ठीक, पहला आ जाता है श्रेणी क्रम में संयोजन। हम जानते हैं कि संधारित्रों को दिखाने का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो इस सिंबल की सहायता से हम देखते हैं कि हम इसको कैसे दिखाएंगे सर्किट में। ठीक है, हमने क्या करना है, श्रेणी क्रम में अगर हमको कैपेसिटर्स को जोड़ना है तो एक के बाद एक कैपेसिटर को जोड़ते जाना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पहला कैपेसिटर है। ठीक है, इसका कनेक्शन बाहर से दिया हमने एक इसकी प्लेट में, तो इसकी दूसरी प्लेट को पहली प्लेट से जोड़ना है अगले कैपेसिटर की, फिर इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ना है। ठीक है, और इसकी आखिरी प्लेट का जो कनेक्शन है वो बाहर जहाँ भी हम अपने सर्किट में देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, इसमें एक ही रास्ता होगा। ठीक है, एक तरफ से चार्ज जाना शुरू होगा। ठीक है, फिर एक कैपेसिटर में जाएगा, फिर वही चार्ज दूसरे कैपेसिटर में जाएगा, और वही चार्ज तीसरे कैपेसिटर में जाएगा। तो श्रेणी क्रम या फिर सीरीज में हमारे पास प्रोसीड करने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है। ठीक है, प्रोसीड थ्रू ओनली वन पाथ। अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं, मान लो एक कैपेसिटर यहाँ बनाए, फिर दूसरा यहाँ बनाए, फिर तीसरा यहाँ बनाए, चौथा यहाँ बनाए, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक कैपेसिटर में जा रहे हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को जोड़ते जा रहे हैं, एक ही रास्ते में हम सब इसको जोड़ रहे हैं। अब
इसमें क्या होगा, माना हमारे पास क्या है 3 कैपेसिटर हैं, जिसमें पहले की कैपेसिटर, इसका नाम दे देते हैं ए भी क्या देते हैं, XYZ लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि कैपेसिटर का नाम तो ये हो गया। जिसमें से पहले की धारिता क्या है, C1 है, दूसरे की धारिता है C2 और तीसरे की धारिता है C3। हमने मान लिया हमारे पास 3 कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्रमशः क्या है, C1, C2 और C3 है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एक ही पाथ है, ठीक है, एक ही वायर से सब जुड़े हुए हैं, तो अगर हम शुरू में +Q चार्ज देते हैं, ठीक है, स्मॉल q से दिखा लेते हैं, तो अगर हमने एक कैपेसिटर को +Q चार्ज दिया तो सभी कैपेसिटर में समान चार्ज जाएगा, ठीक है, +Q यहाँ जाएगा, +Q यहाँ जाएगा, +Q यहाँ जाएगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। अगर हम यहाँ से +Q देंगे तो यहाँ से निकलेगा भी +Q ही, ठीक है। चार्जों का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, अगर हम क्या देंगे, कम देंगे, ऐसा तो नहीं है यहाँ से ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। तो सभी संधारित्रों में आवेशों की मात्रा समान रहेगी, ठीक है, इसमें भी Q रहेगी, इसमें भी Q रहेगी, इसमें भी Q रहेगी। अब देखो, जब भी क्या होता है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर इसको, इस कंडक्टर को हमने जोड़ा गया है, 2 पॉइंट के बीच में हमने इस कंडक्टर को लगाया है, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, मान लो A पॉइंट का होगा, वही पोटेंशियल B पॉइंट का भी होगा, ठीक है, अगर बीच में कंडक्टर है। अब मान लो इस कंडक्टर की जगह हमने क्या कर दिया, बीच में कोई सर्किट एलिमेंट लगा दिया, ठीक है, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं, तब वो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक है। तो A पॉइंट का पोटेंशियल दूसरा हो जाएगा, B पॉइंट का पोटेंशियल दूसरा हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक सर्किट एलिमेंट लगाने से। इसी प्रकार से अगर हमने क्या किया, कैपेसिटर लगाया है या जो भी लगाया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर के कारण पोटेंशियल भी बदलता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो क्योंकि इसकी धारिता देखो, सब में क्या है, चार्ज सेम है और धारिता सबकी अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी सब में अलग अलग होना चाहिए। तो माना हमने क्या कर लिया, पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 मान लिया, दूसरे वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 मान लिया और तीसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 मान लिया, ठीक है। तो फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं कि सभी में क्या होगा, आवेश सेम रहना है, सब में आवेश Q है और सबका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C1, C2, C3, और सभी में पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, ठीक है। C1 में V1 पोटेंशियल मान लिया, C2 में V2 मान लिया, C3 में V3 मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, V = Q/C, ठीक है, C = Q/V होता है। तो हमने यहाँ से V = Q/C फॉर्मूला लगा के सबके लिए निकाल लेते हैं। पहले V1 के लिए निकालते हैं, V1 के लिए निकालते हैं, V1 = Q/C1, V2 के लिए निकालेंगे Q/C2, V3 के लिए निकालेंगे Q/C3। ये 3 हमारे पास क्या आ गए, पोटेंशियल आ गए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल आ रहा है। अब माना A और B पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल है V, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, टोटल पोटेंशियल V है। तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इन सब का सम तो होगा। पहले मान लो थोड़ा पोटेंशियल गिरा, फिर थोड़ा और गिरा, फिर थोड़ा और गिरा, ठीक है, तो टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मान लो टोटल V है, तो हम क्या लिखेंगे, V = V1 + V2 + V3, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो V1, V2, V3 की वैल्यू रख लेते हैं, कितना आएगा, Q/C1, Q/C2 और Q/C3, ये तीनों की तीनों हमने वैल्यू रख ली यहाँ से, ठीक है। अब माना कि हमने क्या किया, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के, ठीक है, इसी के बराबर वैल्यू का एक अन्य कैपेसिटर हमने यहाँ रख लेना है, ठीक है। क्या बोला हमने कि माना कि हमारे पास क्या है, ये 3 कैपेसिटर हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तुल्य प्रतिरोध तो बन रहा होगा, ये तीनों मिलके कुछ ना कुछ अपनी धारिता दे रहे होंगे, है ना, मिला के मान लो CS दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, CS, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस टोटल CS धारिता के बराबर का एक कैपेसिटर यहाँ लगा देना है, ठीक है। इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया, तो इनके बीच का पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है, इसकी धारिता हो गई CS, ठीक। तो इसमें चार्ज भी कितना जाएगा, Q जाएगा, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, Q/C = V, ठीक है। तो हम यहाँ पे V का मान Q/C रख लेते हैं, तो Q/C = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, ठीक है। Q सब में कॉमन ले लेते हैं, Q/C = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। अब क्या होगा, Q से Q कट जाएगा, बचेगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, श्रेणी क्रम के कॉम्बिनेशन के लिए तुल्य धारिता आ जाती है। ठीक है, ये आ गई। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है, कब हम कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊंचा वोल्टेज होगा पर संधारित्र ऐसा नहीं होगा जो इस वोल्टेज को झेल पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कई सारे ऐसे संधारित्र लगा देते हैं। ठीक, वो भी श्रेणी क्रम में। तो उससे क्या होगा, ये जो ऊंचा वोल्टेज है वो बाकी अन्य अलग अलग कैपेसिटर में थोड़े थोड़े भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वोल्टेज था, थोड़ा वोल्टेज इसमें, थोड़ा वोल्टेज इसमें, थोड़ा वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो श्रेणी क्रम होगा उसमें सबसे कम धारिता वाला जो संधारित्र होगा उसका वोल्टेज सबसे अधिक होता है। ठीक है, दूसरी बात कि जो तुल्य धारिता होगी, श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आएगी वो इसमें से जितने सारे कैपेसिटर थे उसमें सबसे कम धारिता वाले कैपेसिटर से भी छोटी आएगी। समझ गए, CS इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द जो भी हमारे पास गिवन कैपेसिटर है। ठीक, मान लो हमारे पास C1 C2 C3 में सबसे कम धारिता थी C1। ठीक है, मान लो इसकी 1 माइक्रोफैरड, इसकी 2 माइक्रोफैरड, इसकी 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो सबसे कम क्या है, 1 माइक्रोफैरड। तो जो क्या आएगा, जो तुल्य धारिता आएगी वो 1 माइक्रोफैरड से भी छोटी आएगी, सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम तुल्य धारिता इसकी आती है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। अब हम देखते हैं समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, किस प्रकार से जोड़ना है संधारित्रों को। हमने किसी दो पॉइंटों के बीच में कई सारे संधारित्रों को सीधा जोड़ देना है। ठीक है, मान लो हमारे पास A पॉइंट है, तो A पॉइंट से लेकर हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको A पॉइंट से जोड़ा पहली प्लेट को, दूसरी प्लेट को B पॉइंट से जोड़ा। फिर हमने एक और कैपेसिटर लिया, उसको क्या किया, उसकी भी पहली प्लेट को A पॉइंट से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को B पॉइंट से जोड़ दिया। तीसरा कैपेसिटर लिया, उसकी भी पहली प्लेट को A पॉइंट से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को B पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें संधारित्रों की पहली प्लेट, ठीक है, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक पॉइंट में जाके मिल रही है और दूसरी प्लेट भी दूसरे पॉइंट में जाके मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब मान लो हम यहाँ से चार्ज देते हैं Q, तो यहाँ पे ये चार्ज Q इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ठीक है, या फिर इस Q के भाग बढ़ सकते हैं, थोड़ा चार्ज इधर चला गया, थोड़ा चार्ज इधर चला गया, थोड़ा चार्ज इधर चला गया। ठीक, पहले क्या था, चार्ज के जाने के लिए एक ही रास्ता था। तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कई सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो, क्योंकि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, तो A और B पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल तो हमेशा क्या होगा, समान होगा। चाहे यहाँ इसका ले लो, इसको इन दोनों पॉइंट में जोड़ लो, इसको इन दोनों पॉइंट में जोड़ लो, या इसको इन दोनों पॉइंट में जोड़ लो, A और B के बीच का पोटेंशियल तो समान रहेगा। ठीक, तो पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ अंतर आ जाएगी। पहले वाले में क्या था, श्रेणी क्रम में पोटेंशियल सब में अलग अलग आ रहा था, इसमें सब में पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, अब क्योंकि चार्ज अलग अलग भागों में बढ़ के जा रहा है तो इसमें चार्ज क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, Q1 Q2 Q3। पहले वाले में चार्ज सेम आ रहा था। ठीक है, और धारिता तो अलग होगी, C1 C2 C3, क्योंकि हम तो अलग अलग धारिता के कैपेसिटर लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, हमने माना कि C1 में जो C1 धारिता का कैपेसिटर है उसमें Q1 चार्ज जमा है, C2 वाले में Q2 गया और C3 वाले में Q2 चार्ज है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू Q/V। ठीक, तो यहाँ से Q का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो पहले वाले केस में Q1 इज इक्वल टू C1V, दूसरे वाले केस में Q2 इज इक्वल टू C2V, तीसरे वाले केस में Q3 इज इक्वल टू C3V। हमने तीनों के लिए अलग अलग क्या निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, अब माना हमने टोटल आवेश इसमें +Q दिया था, वही तो सब में बटा है, +Q यहाँ से दिया, यहाँ बटा, फिर उसके बाद दोनों सब इधर आया और मिलके यहाँ पे +Q निकल गया। ठीक, तो माना हमने +Q आवेश दिया है,
तो ये प्लस क्यू आवेश किस में Q1 Q2 Q3 में बटा, तो हमने इसको जोड़ दिया कि प्लस क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 Q2 Q3 के मान रखे तो कितना आ गया C1V इज इक्वल C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये आ गया। ठीक, अब वही केस मान लो कि हमने इस सब को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया जिसकी धारिता इन सब की तुल्य धारिता के बराबर है, यानी इन सब की जो धारिता बन रही है, ठीक है, ये सब मिल के जितनी धारिता बना पा रहे हैं उतनी धारिता के बराबर हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देना इस प्रकार से। ठीक है, पोटेंशियल क्या है इनके बीच का V है। ठीक है, ये क्योंकि पैरेलल क्रम में तो हम CP लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CP लिख लिया। तो इस केस में कितना आएगा, Q कितना आएगा CPV। ठीक, तो हम Q की जगह क्या रख लेते हैं, CPV रख लेते हैं। सब में V है, V कॉमन निकाल लिया, V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट गया तो आ जाएगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पे जो समांतर क्रम है उसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाता है। ठीक है, इफेक्टिव ये धारिता कैपेसिटेंस, ठीक है, तुल्य धारिता आ जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमको प्रतिरोध से पता ही होगा, है ना, कि तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। इसका उल्टा वाला केस होता है। देखो, जो समांतर क्रम में प्रतिरोध आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से आता है। ठीक है, समांतर क्रम में ये आता है और इसमें कैपेसिटर में क्या आएगा, उल्टा आएगा समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या आता है, वहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस प्रकार से आता है। और यहाँ पे क्या आएगा, सारे रेसिप्रोकल में आएंगे, 1 में आएंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा उल्टा चलता है। फिर जो इसमें तुल्य धारिता आएगी पैरेलल क्रम में, ठीक है, वो लार्जेस्ट ऑफ द C1 C2 और C3 से भी बड़ी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, C1 C2 और C3 में से जो सबसे बड़ा है, मान लो C3 सबसे बड़ा था तो इससे भी बड़ी क्या आएगी, CP आएगी। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब क्या हो, इसका काम कब होता है, इसको कब प्रयोग करते हैं हम संधारित्र के समांतर क्रम को। हम इसको तब प्रयोग करते हैं जब हमें कम विभव पर अधिक धारिता चाहिए हो, साधारण विभव या फिर ठीक है, ठीक ऐसा विभव है जो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे कैपेसिटर झेल सकते हैं। ऐसे विभव में हमको धारिता चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा धारिता चाहिए, तो हम इस प्रकार से समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है।